हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज का ये जो सेशन है रिगार्डिंग टू द लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इस मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे ये मैट्रिक्स में यूज़फुल है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। इन सारी बातों का जवाब आज मैं इस लेक्चर में दूंगा और डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो PYQ हैं हम वो भी करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपसे 2 से 3 मिनट अन अकेडमी आपके लिए क्या क्या जो ऑफ़र लेके आया हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप 30 नवंबर तक अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 27 के लिए या 28 के लिए, कंप्यूटर साइंस हो या डेटा साइंस हो, और आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक से आप एक IIT में पहुँचें, राइट, या पब्लिक सेक्टर्स में जाएं, तो आपके लिए ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अन अकेडमी आपके लिए ये कोर्स लेके आया है। ये कोर्स है 5499 में, जो आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है और ये 3 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ है। सबसे बड़ी बात है ये क्या है, 3 मंथ्स एक्सटेंशन है। तो मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसके बाद आपने गेट दे दिया, गेट का रिज़ल्ट आ गया, इसके बाद आपको अगर मेंटरशिप चाहिए या आपको कोई भी गाइडेंस की अगर ज़रूरत है अपने एजुकेटर की तरफ से, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जो बच्चे अगर इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो 30 नवंबर लास्ट है और आप DSAI अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको मेंटरशिप मिल जाएगी मुझसे, राइट, डेटा साइंस में। और आप अगर पंकज सर से चाहते हैं मेंटरशिप तब भी आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिल जाएगी। और ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर आप जर्नी आप अपनी चाह रहे हैं कि 27 या 28 के लिए, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे कैलकुलस के। AIMT होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़। जो टॉप 50 बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया के, उनको मेंटरशिप करेंगे आपके CSDA के जितने भी एजुकेटर हैं अन अकेडमी पर सारे। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं तो ये आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट जो है 3 फेज़ में है। 30 नवंबर को ये 3 फेज़ में होने वाला है। इसमें क्या क्या फेज़ में, एक होगा 8:30 AM, आप जाके इनरोल कर सकते हैं 12:30 PM और 4:30 PM। टॉप 50 बच्चों को इस स्कॉलरशिप में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको मेंटरशिप मिल सकती है, टेलीग्राम ग्रुप, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप। आप चाहें तो अपने फेवरेट एजुकेटर से पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। तो ये आप ज़रूर आप इसमें AIMT दीजिए, ऑल इंडिया टेस्ट है ये। इसमें आपको टॉप 50 लोगों को, 50 स्टूडेंट को इसमें क्या मिल जाएगी, मेंटरशिप। और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं CSDA अन अकेडमी चैनल पर। उसमें पूरा प्रोसीजर हमने बताया है कैसे AIMT पर आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, ये 30 नवंबर को एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, जो कि आप तुरंत ज्वाइन करिए। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस के, वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नए लर्नर्स हैं वो भी इंजीनियरिंग मैथ्स 5 PM से शुरू होगा, 5 PM to 7 PM मैं ही पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करूँगा मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी से, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टार्ट होगी, तो आप आइए पढ़ने और लेक्चर का मज़ा लीजिए। इसमें आप लगा सकते हैं DSAI कोड, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी, राइट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स रिकॉर्डिंग और लाइव आपको क्लासेस मिल जाएंगी, इंटरैक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विज, 1-to-1 मेंटरशिप, नोट्स ऑन द अन अकेडमी ऐप एंड वेव एंड क्यूरेटेड
टेस्ट सीरीज। लेकिन आपको 1-to-1 में इंटर्नशिप चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि 5499 में 3 मंथ्स एक्सटेंशन के साथ। चलिए बस मैं आपको यही ऑफ़र बताने आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज इस जिस लेक्चर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम देखेंगे इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बस बढ़ते हैं आगे और लीनियर अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। आइगन वेक्टर पढ़ लेंगे तब हम डायगोनलाइजेशन से करेंगे, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है। क्लियर है इतना बात? तो चलिए देखते हैं क्या है। m बराबर, इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पिक खींच लेता हूँ जिससे कि हमको दिक्कत ना आए बार बार बोर्ड को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। m इक्विवेलेंट टू 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। बहुत आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले हमें यहाँ पर बेसिक मेथड देखना है। इसके अलावा हम इस काम को केले हैमिल्टन थ्योरम से भी कर सकते हैं, और इस काम को हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में हम डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे, हम उससे भी कर सकते हैं। द लॉट ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि इसको मैं शॉर्टकट से नहीं कर सकता हूँ, समझ में आया ना? लेकिन अभी हमें नहीं देखना है, क्योंकि अभी हमें बेसिक से सीखना है। यहाँ पर हमें बेसिक सीखना ज़रूरी है। क्यों रिक्वायरमेंट है वो आगे समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है। एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, एम 2022 पूछा हुआ है, मतलब 2022। तो हम देखिए ये मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे और कैसे नहीं निकालेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या मेथड हो सकता है, और एक बेसिक मेथड हम पढ़ते हैं इसका। तो हमें ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमें पावर ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। पावर ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो 12th के एडवांस पेपर में भी आए हुए हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, क्योंकि पेपर तो IIT ही बनाती है। और रही बात के थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर ये क्वेश्चन 12th के लगा ले रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट अगर 12th का कोई सवाल, जो 12th का जो सिलेबस है, बेसिक मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सब अगर लगा लेते हो तो वहाँ पे भी परफॉर्म कर ही लोगे आप। उससे तो टफ पेपर नहीं आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो कैसे करेंगे। इसको करने का टेक्निक्स क्या है, इसको हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। कैसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, यहां पर समझते हैं इस बात को। हमें इस फॉर्म में लेके जाना है, हमेशा याद रखना है। बड़ा बेसिक फार्मूला है, बहुत सारी जगह आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, डिस्क्रीट में ही पढ़ा होगा आपने, राइट। क्लियर। तो अब देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 1 है उसकी जगह मैट्रिक्स में हम I लगा लेते हैं, और x की जगह हम A रख देते हैं। इस फॉर्म में बनाना है हमें मैट्रिक्स को, राइट। I प्लस A के फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा, I प्लस NA n(n-1) A²/(2) इस तरह से आएगा, राइट। तो चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको I प्लस A के फॉर्म में बनाने के लिए। तो I एक मैट्रिक्स ले लेते हैं,
ये आ गया 1 0 0 1। अब हम क्या करें, इस मैट्रिक्स को i प्लस ए के फॉर्म में बनाएं, तो बनाते हैं। आ गया, ये है। अब इसको बनाते हैं, तो ये हो गया प्लस, ये तो आई लिख दिया। अब कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, प्लस बनाते हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ पे हम 3/2 लिख लें तो ये 5/2 मिल जाएगा। यही आया, क्लियर है। यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये मिल गया हमें मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा सिमेट्री आ गई है, 3/2 सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा देखो। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मेरा ए मैट्रिक्स आ गया। क्लियर, ए मैट्रिक्स मिल गया। जब ए मैट्रिक्स आ गया तो ये फॉर्म आ गया 3/2 ए प्लस आई। ये आई है, ये 3/2 ए प्लस आई आ गया, और ए हमने बाहर रख लिया, उसको अलग निकाल के, ये ए की जगह। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये एम मैट्रिक्स आ गया, क्या निकालना है, तो यहाँ पे अब लगाइए यहाँ पे क्या, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। क्या आएगा, i प्लस 3/2 a इंटू n, यही आ गया। ये फार्मूला लगा दिया हमने, क्लियर। आप क्या करें, प्लस n(n-1). अब देखो यहाँ पे एक की पॉइंट है, क्या देखना, आगे ले ही नहीं जाना है। क्यों नहीं ले जाना है, यहाँ देखो ध्यान से, ए जो मैट्रिक्स है, ये दिया गया है, ए स्क्वायर निकालोगे ना, ये नल मैट्रिक्स आ रही है, चेक करो। ये हमें क्या मिल गई, नल मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नल मैट्रिक्स आ रही है, हायर ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स आ रही हैं, अभी आगे भी निकालोगे, इसका मतलब जितनी भी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, A4 A5, वो सारी ज़ीरो हो रही हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना टर्म ही रह जाएगा, ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आगे के सारे टर्म टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, सारे ज़ीरो हो रही हैं, सारे नल मैट्रिक्स हो रही हैं, सारे क्या हो रही हैं, सारे नल मैट्रिक्स हो रही हैं, तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आंसर आ गया हमारा i प्लस इंटू 3a। तो i कितना है, हम निकाल लो आंसर, 1 1 0 0। यही है, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी मल्टीप्लाई करके, राइट। क्योंकि हमें ए की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से देखो, ये आ रही है ना ए की वैल्यू यहाँ से। तो ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स माना था, उसकी वैल्यू रख दी हमने, मल्टीप्लाई करा दिया। अब आंसर निकाल लो। आंसर क्या आ रहा है, 3034। दिस इज आंसर ऑफ M 2022। क्लियर। तो आप इजीली कर सकते हो, अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाता है
तो आप इसी तरह से फॉलो करोगे। दिस इज़ अ फंडामेंटल मेथड, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए, a की पावर 8 आ जाए, a की पावर 9 आ जाए, जो भी आ जाए। एक मेथड हमने और बताया है आपको, इक्वेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। एक मेथड अभी और देखेंगे हम जब हम डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। तो इन तीनों मेथडों का कोई मूल है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मेथड ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों मेथड से कुछ कुछ निकल सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। इफ द एडजॉइंट, अब सुनिए फिर से, इफ द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस, ये दिया गया है, देखो ध्यान से, यहां देखो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये सीखना है। फिर बच्चे कहते हैं थ्योरी सर पढ़ ली है, सवाल नहीं बन रहे हैं, तो सवाल कैसे बनेंगे वो ध्यान रखना है। क्या पूछना है, क्या पूछा है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P, पॉसिबल वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ P की, और एडजॉइंट गिवन, तो क्या है, देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज, तो यहां देखो कैसे निकालें, यहां पे डिटर्मिनेंट की पॉसिबल वैल्यू। तो आप एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के बीच में हमने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई हुई है, तो यहाँ पे हम वो अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें दो ही रिलेशन मिल रहे हैं क्वेश्चंस को पढ़ के, एक तो हमारे पास एडजॉइंट है और एक हमारे पास क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो, एक तो हमारे पास एडजॉइंट है और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बीच में एक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ए का मॉडुलस इक्विवेलेंट टू द मॉड ए की पावर n-1, ये होता है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या P दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देते हैं एडजॉइंट P का मॉडुलस बराबर मॉड P का n-1, ये आ गया। अब क्वेश्चन करने में यहाँ पे हमें समय नहीं लगेगा। देखो क्या करना है, एडजॉइंट P का मॉडुलस निकाल लो इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो 1 3 - 7 -4 6 - 7 +4 2 - 1, तो कितना आ गया, -4, यहाँ से -4 आ गया, ये +4 आ जाएगा, ये +4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 आ गया। तो एडजॉइंट P का मॉडुलस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। देखो यहाँ ऑर्डर n का मतलब क्या था, हमने बताया है जब प्रॉपर्टी समझाई है, तो n बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है। n-1, तो 3 - 1, 4 बराबर मॉड P का स्क्वायर। क्लियर, मॉड P बराबर +-2। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो आपको बस ये लिंक फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछा गया है। अगर आप ये पता कर लेते हैं क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछा गया है तो आप प्रॉपर्टी भी लगा पाओगे। क्लियर है, और हवाबाजी में रहने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना, जैसा पढ़ा रही हैं इतना अगर पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। समझ में आया ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और प्योर और अप्लाइड उन सब चक्करों में मत पढ़ो, बजवर्ड्स के चक्कर में, राइट। तो हमेशा इन सब बातों पे ध्यान दो, फंडामेंटल बातों पे, और अपने ब्रेन से भी सोच लिया करो। किसी दूसरे के ब्रेन से नहीं सोचना है, अपने ब्रेन से सोच लो कि जो सर बोल रही हैं क्या वो सही है या नहीं है। समझ में आया ना। तो फंडामेंटली अगर चीज़ें आपको पता हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले रीड द प्रॉब्लम, इसके बाद आप लिंक निकालो। लिंक का मतलब क्या हुआ कि जो आपको पता है पहले आप वो समझो, पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन में दिया है तो पहले ये करना सीखो। ये करते नहीं हो
पॉल्य स्ट्रेटजी है ये एक मैथमेटिशियंस की, कि पहले भैया अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करने के बाद डिवाइस द प्लान। अब प्लान करो भाई क्या करना है क्या नहीं, क्या है तुम्हारे पास नहीं है। पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, इसके बाद डिवाइस द प्लान, प्लान को डिवाइस करो कि भाई हमारे पास क्या क्या फार्मूले अवेलेबल हैं, क्या थ्योरी में दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इसके बाद कैरी आउट द प्लान। और लास्ट आपका काम है लुक एट सॉल्यूशन। अब जो है ना आप सॉल्यूशन को लुक कर, सॉल्यूशन निकल आया है। अब एक बार चेक कर लो बैक जाके कि सही किया है हमने नहीं किया। तो ये 4 बेसिक स्ट्रेटजी हैं, अगर आपको ये पता है तो आप प्रॉब्लम कर ले जाओगे। अगर आपने थ्योरी सही ढंग से पढ़ा है, और आपने थ्योरी सही ढंग से नहीं पढ़ा है, हवाबाजी में पढ़ा हुआ है, हवा हवा में चीज़ें, तो फिर वो कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम साल भर हवा में रहोगे। और फिर क्या है ना कि एक जब सितंबर आएगा फिर ढूंढोगे कि 5 मंथ में कोई गेट करा दे, 4 मंथ में करा दे, 3 मंथ में करा दे, 2 मंथ में करा दे। तो क्लियर है? तो अभी से ही प्रिपरेशन शुरू करो। और भाई जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो और बच्चों को भी शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। और जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है वो आ सकते हैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ने, अभी चल रहा है कोर्स, अभी बेसिक ही चल रहा है, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा वहाँ आए पढ़ने और सीखें आके, राइट। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। आ जाओ, क्या है देखो, लेट के, क्या पूछा है देखो, लेट के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए कोई मैट्रिक्स गिवन है। देखो ए मैट्रिक्स दिया गया है कोई 3x3 का, एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बराबर 10⁶ ये दिया गया है, राइट। क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के की वैल्यू बताओ। तो क्या होगा देखते हैं अभी यहाँ पे। तो कैसे लगाएंगे, ए और बी दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बराबर 10⁶ ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे और के की वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पर ये देखो कि एडजॉइंट जो गिवन है, डिटर्मिनेंट जिसका गिवन है, क्या गिवन है, एक सेकंड, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट गिवन है तो इसकी प्रॉपर्टी हमने बताई हुई है ना आपको कैसे करना है। तो यहाँ देखो वही प्रॉपर्टी लिंक निकाल ली हमने, अंडरस्टैंड कर ली प्रॉब्लम कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर है। देखो यहाँ ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कुछ नहीं, नथिंग बट मॉड ए की पावर n-1 के बराबर है। इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं, जब मॉड ए n-1 के बराबर है इसका मतलब ये हुआ, हमें ये क्लियर हो गई है बात को, बहुत ध्यान से समझना है और बिल्कुल मेरी बात को सुनना है बहुत ध्यान से। जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने इस बात को, थोड़ा सा लिसनिंग कैपेबिलिटी अपनी कंसंट्रेटेड बनाए। तो हमें क्या करना है, मॉड ए निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा, मॉड ए की पावर n-1 प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड बी की पावर n-1 बराबर 10⁶ ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स हमें मॉड ए और मॉड बी गिवन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मॉड ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो इस मैट्रिक्स का मॉड ए निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो यहाँ देखो बड़ा ये ट्रिकी है, ये डायगोनल एलिमेंट सारे क्या दिए गए हैं, 0 दिए गए हैं। देखो
इसका मतलब अगर डायगोनल 0 है तो ये कंफर्म हो गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2k माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 2k, यहाँ माइनस रूट के है, यहाँ रूट के है, यही बताया है हमने। तो इसका डिटर्मिनेंट, यहाँ की पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ध्यान रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, हमेशा ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, इस मैट्रिक्स का, राइट। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो याद है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 का होल क्यूब। आप घर पे निकाल सकते हैं, आपको डिटर्मिनेंट मैंने बहुत सारे निकालने बताए हुए हैं, फालतू में लेंथ बढ़ेगी वीडियो की तो मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ। 2k प्लस 1 का होल क्यूब ये आ गया। चलो तो अब यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्या मिला, ये तो आ गया मेरा 2k प्लस 1 का होल क्यूब। n क्या है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही तो है हमारा मैट्रिक्स का, तो कितना आ गया, प्लस 0, तो कितना आया, आ गया ये। अब हमें क्या करना है, 2k प्लस 1 इक्विवेलेंट टू द 10 है, उसको हमें क्या कर दें, कैलकुलेट कर दें। अभी हम सारे प्रीवियस ईयर देखेंगे ऑल ब्रांचेस के, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सारी ब्रांचेस के, राइट। तो अभी पता चल जाएगा तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं, राइट। और चाहे जाओगे तो लगा लेना, क्वेश्चन बनेंगे सारे। 2k प्लस 1 मिक्सिंग क्वेश्चन की अभी नहीं होगी, थोड़े समय बाद होगी, जब टॉपिक कई सारे हो जाए। कितना आ गया, 4.5, 4.5 क्या आ गया हमारा, तो k की वैल्यू कितनी निकल आई, 4, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू पूछी गई थी, और वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, k बराबर कितना निकल आया, 4। तो कभी भी ध्यान बस ये रखना होता है कि अगर क्वेश्चन आया है तो आपको लिंक देखना है कि लिंक बिटवीन एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, इट्स अ क्लियर। तो ये लिंक अगर आप निकाल लेते हो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। और देखते हैं, और अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे, अभी 2-3, ये देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लोगों की भाषा में कहेंगे थ्योरेटिकल है, मेरी नज़र में कोई थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ें हैं साइंस में वो सब प्रैक्टिकल हैं। अब किस गधे को कैसे समझाएं जाके कि थ्योरेटिकल कुछ होता है, तो आप लोग जाके इसको पढ़िए, देखो थ्योरेटिकल कुछ नहीं है। लेट m की पावर 4 इक्विवेलेंट टू i, ये दिया गया है, क्लियर है। अब यहां समझिए क्या है, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्लियर है। यहां पर कंडीशन से दी गई हैं कुछ कि m इज नॉट इक्वल टू i, m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू i, m क्यूब इज नॉट इक्वल टू i, राइट। इसका मतलब ये हुआ m इज नॉट इक्वल टू i है, m i के बराबर नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, तभी तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, अब क्या पूछा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर k, मतलब नेचुरल नंबर k का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ये पावर यहाँ पे 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है,
तो वो कह रहा है कि एम इनवर्स बताओ क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें m की पावर 4 इक्विवेलेंट टू i दिया है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो m की पावर 4 इक्विवेलेंट टू द i। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो हमने क्या बताया हुआ है, जब भी हमें इक्वेशन से इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करें, इनवर्स का मल्टीप्लाई लगा देते हैं इनवर्स निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद इनवर्स। अब देखो यहाँ पे तो कुछ बच्चे जो है ना गधे होते हैं, उनको थोड़ा सा भी समझ नहीं होती है। यहाँ देखो, अब मैं मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होती है हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ समझो मेरी बात। एक तो हम चाहें तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों हो सकता है, राइट। अभी यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो दोनों केस में पॉसिबल होगा। ये आ गया तो कितना आया, एम क्यूब बराबर एम इनवर्स। और अगर हम इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, मान लो हम यहाँ पे कर दें, तो देखो यहाँ पे एम 4 तो कितना आ जाएगा, क्लियर, बिकॉज स्क्वायर मैट्राइसिस है। देखो यहाँ पे, अच्छा गिवन नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया, एम क्यूब बराबर एम इनवर्स, ये मिल गया हमें। एम क्यूब बराबर अगर हमें एम इनवर्स मिल गया, इसका मतलब ये हुआ एम इनवर्स की वैल्यू एम क्यूब आ रही है, पहला। अब हम क्या करें, अब हमें और सारे इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो और सारे इंटीजर्स हमें कैसे मिलेंगे एक्सट्रैक्ट करके, तो यहाँ देखो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें अब इस वाली इक्वेशन का। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, m की पावर 4 बराबर हमें दिया है m इनवर्स, यही दिया है i। तो m8 भी i के बराबर होगा, क्लियर। जब m8 i के बराबर है तो यहाँ पे भी हम m इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी आ गया m इनवर्स 8 m इनवर्स m7, ये m7 निकल रहा है। हमें तो इंटीजर k निकालना है ना, तो कैसे, अब देखो आगे और बढ़ो। अब यहाँ पे क्यूब कर दिया, तब अब कितना आ गया, जैसे ही हमने क्यूब किया इसका मतलब क्या हुआ, अब m इनवर्स क्या होगा, m इनवर्स ये आ गया। इसका मतलब अब ये लिख लो, नंबर एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब m इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, देखो m 4k प्लस 3k, यही बन रहा है ना, 3 7 11, दिस इज अ 4k प्लस 3। तो आप इजीली समझ गए होंगे। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन की अप्रोच रखोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पर आपको दिक्कत आएगी। अगर आप उल्टी सीधी अप्रोच लगाओगे तब आपको दिक्कत आती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आज ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए ये 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, डिटरमिनेंट m डिनोट द मॉड m, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए ये 3 मैट्रिक्स हैं, एक ई मैट्रिक्स है 1 2 3, मैं यहां लिख लेता हूं। एक ई मैट्रिक्स है, लिखो, पहले लिखना पड़ेगा 1 2 3 2 3 4 क्या है, और 8 13 18,
ये ई मैट्रिक्स है, राइट। एफ पी दिया है, एफ दिया है, क्यू इज अ नॉन सिंगुलर, ठीक है। ऑर्डर 3x3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एफ बराबर पी ई पी। पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, इज और आर ट्रू है, दैट्स मीन्स इज अ एम एस क्यू। देखो कैसे करेंगे, एफ इक्विवेलेंट टू द पीईपी, दैट्स मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हमें मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो हम इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें क्या निकालना है, एफ बराबर पीईपी। पी तो यही करते हैं क्योंकि लेके जाएंगे अगर उस तरफ तो दिक्कत आएगा। एफ बराबर पीईपी ये करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम पीईपी। आ जाओ यहाँ, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। पी ये है हमारा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ई क्या है 1 2 3 2 3 4 8 13 18। अगला पी क्या है, पी 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 ये 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये आ गया, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें ये एफ मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये कंफर्म है। करके देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप खुद भी देख सकते हो क्योंकि आपको इतना बेसिक आई थिंक आता होगा। ये मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स मिल गया है। तो ये पहला ऑप्शन तो ठीक ही है, क्लियर कि हमें ये मिल गया। और पी स्क्वायर अगर हम देखें ये वाला तो ये भी मिल जाएगा, P इंटू पी। ये तो बड़ा सिंपल ऑप्शन है। आगे थोड़े से काम के ऑप्शन है जिससे कि आप सीखोगे। इस साल भी इस तरह के क्वेश्चन डा में देखने को मिले और बहुत सारी ब्रांचेस में भी देखने को मिले। तो ये आ गया। आप देखो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा, ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो ये ऑप्शन तो ट्रूथ है, ये सिंपल ऑप्शन है, ये कोई भी कर लेगा, इतना कोई बहुत टफ नहीं है। जो भी बच्चा बेसिक जानता है तो वो कर ले जाएगा, राइट। अब आती है हमारी बात जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको देखते हैं। क्या पूछा है, ई क्यू प्लस पी एफ इनवर्स। इसमें जाते हैं, देखो ये अच्छा है बहुत क्वेश्चन। ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ये दिया है इसका डिटर्मिनेंट बराबर मॉड। देखो अब इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हो, डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे, अब ये डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन दिया गया है, ये ध्यान रखो। यहाँ देखो, जब ये डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा और उनसे रिलेटेड ही हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर पाएंगे। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। यही है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर ये कंडीशन बेसिकली है। तो कोई ऐसी जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। हमें तो यहाँ पे देखना है और चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी तो बाद में बनेगी, पहले चेक करो। तो यहाँ देखो क्या बना, डिटर्मिनेंट, क्लियर। यहाँ देखो ध्यान से, ई क्यू प्लस पी, एफ की जगह आप रख सकते हो क्या, पी पी, ये काम आ गया। यही मिला, देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो ये पी स्क्वायर क्या बन गया, आइडेंटिटी। अभी पहले अंदर ही देख रहे हैं। और शायद
पी क्यूब भी आइडेंटिटी है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये बन गया। चलो अब देखो यहां पे ई हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया तो क्या बन गया, यही लग गई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकालना पड़ेगा हमें, देखते हैं क्या है। और क्यू तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगुलर होती तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगती, फिर जीरो हो जाती है ना। तो अब मॉड ई निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बड़ा आसान है, मॉड ई निकाल लेते हैं। ई मैट्रिक्स ये, इसका अगर मॉड ई निकालोगे तो ये जीरो के बराबर आ रहा है, देख लो। क्लियर, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो मॉड ई किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, देखो जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू है वो कितना है, जीरो। अब हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ देखो मॉड ई क्यू प्लस पी 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 यहाँ पे रख दो इंटू क्यू इनवर्स, ये आ गया। तो यहाँ पे ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू दिस इनवर्स, क्योंकि ये तो वन हो आइडेंटिटी हो गई ना ये तो, क्योंकि हमने किया हुआ है कि पी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। और अगर पी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, पी क्यूब भी देख लो यही आ रहा है, तो ये वैलिड है। जब वैलिड है तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगा दो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड क्यू, मॉड ई, क्यू नॉन सिंगुलर है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे अब ये कितना दिया गया है, ये भी जीरो है, आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन करेक्ट है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, इनको जरूर करें। ऐसी प्रॉपर्टी लगाने वाला क्वेश्चन इस साल आया हुआ है डिटर्मिनेंट में। अब देखो थर्ड तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजीली कर सकते हैं हम। देखो कैसे, यही कर देते हैं हम थर्ड। यहां देखो क्या है, ई एफ का होल क्यूब ग्रेटर, यही है। तो अब यहां देखो मॉड ई तो जीरो है ना, तो यहां देखो ये तो कभी होल्ड ही नहीं करेगा ना। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमने क्या किया, एक बार हम सारे देखेंगे, इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन करेंगे। हमने कुछ नहीं किया था, इसमें तीन मैट्रिक्स गिवन थी। इन तीनों मैट्रिक्स में ये पूछा था, सबसे पहला था कि एफ बराबर आप प्रूफ करिए या वेरीफाई करिए पीईपी। तो इसका मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को आपको यूज़ करना था और ये निकल आना था ऑप्शन। तो ये तो ईजिली निकाल लिया होगा आपने ऑप्शन, अगर पहली बार क्वेश्चन भी देखेंगे। और आपने ये भी कर लिया होगा कि पी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, पी क्यूब भी आइडेंटिटी के बराबर है, बिकॉज जब पी स्क्वायर आई मैट्रिक्स आ रहा है तो आगे भी आपको आइडेंटिटी ही मिल रही है। इसके बाद हमने ये देखा कि ये को इसको कैसे चेक करें। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एफ हमें दिया गया है तो क्वेश्चन में एफ इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसका यूज़ है। तो हमने एफ का यूज़ कर लिया। एफ का जैसे ही हमने यूज़ किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें दोनों एक्सप्रेशन जीरो के बराबर मिल गए। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई। और कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, एक बार और हम अगर चाहें तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, डिटर्मिनेंट ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा के इजीली सॉल्व कर लिया उनको, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है देखें, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ईपी प्लस एफ। चलो पी इनवर्स ईपी, पी इनवर्स ईपी प्लस एफ, यही पूछा है, प्लस एफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी, पी इनवर्स एफ पी। तो क्या मांगा है इनका, देखो यहाँ पे उसने बोला है इन दोनों की ट्रेस बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों की ट्रेस बराबर होने के लिए सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लाना होगा, जो इतना वियर्ड एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो ट्रेस और ये भी बराबर ट्रेस, तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रेस। ये क्या है, पी इनवर्स पी। तो ऑब्वियसली अगर हम पी मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ आ जाओ, ये मेरी पी मैट्रिक्स, और पी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंफर्म हो गया कि अगर पी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो पी इनवर्स पी के बराबर होगा। अगर हम देखें पी स्क्वायर बराबर अगर आइडेंटिटी है तो पी इनवर्स पी के बराबर होगा ना। यहाँ देखो, आ जाओ, अगर पी इनवर्स पी के बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया पी स्क्वायर आई के बराबर होगा। जब पी स्क्वायर आई के बराबर होगा तो पी इनवर्स पी आई के बराबर होगा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, राइट, कि पी स्क्वायर आई के बराबर है तो पी इनवर्स पी भी आई के बराबर होगा। जब ये आई के बराबर है तो ये कितना आ गया, ट्रेस ई प्लस एफ आ गया ना, और ये कितना आ गया, ये भी आ गया ट्रेस ई प्लस एफ आ गया। अब ट्रेस ई प्लस एफ निकालना है, तो ट्रेस अगर ई प्लस एफ निकाल लेते हो तो आंसर मिल जाएगा हमें इजीली। तो हम ट्रेस ई प्लस एफ निकालते हैं। तो पहले तो ई मैट्रिक्स हमारे पास है, अब हम एफ मैट्रिक्स और लिख लेते हैं। तो 1 3 2 यहाँ लिख लो, 1 3 2, यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, ये आ गया 8 14 13, 8 3 और क्या है 2 4 3, 2 4 3, यहाँ पे 18 का, राइट, ये दिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ ट्रेस ई प्लस एफ मांगा है, तो यहाँ पे अब ट्रेस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये भी दिमाग में रखना है। तो अब ये क्वेश्चन में थ्योरी ही यूज़ हो रही है और न्यूमेरिकल तो हो ही रही है। तो अब यहाँ देखो क्या करा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। तो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स हैं ई प्लस एफ, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ट्रेस ई प्लस ट्रेस एफ के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ट्रेस ई निकाल लेते हैं। तो ट्रेस ई कितनी है देखो, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो इनका सम कर दो, कितना आ रहा 22, इसका सम कितना आ रहा 22, तो कितना आ गया 44, यही आ रहा है ना। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि दोनों की ट्रेस बराबर आ रही हैं, क्योंकि ये भी ट्रेस हमारी कितनी आएगी, ये वाली ट्रेस अगर हम देखें तो ये ट्रेस मुझे मिलेगी 44 और ये भी ट्रेस है 44। जबकि यहाँ देखो, यहाँ पी इनवर्स ई पी प्लस एफ था, यहाँ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी है, लेकिन ट्रेस दोनों की बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज पी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए उनकी ट्रेस बराबर आ रही है, राइट। तो हमने ट्रेस यहाँ पर मैट्रिक्स की लगा के देख लिया प्रॉपर्टी एंड देन कैलकुलेट कर ली 44, तो ट्रेस आ गई 44। इसका मतलब ये हुआ इस ऑप्शन को हम ट्रू मान सकते हैं, और मान क्या सकते हैं, हमने प्रूव भी कर दिया है कि सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ई प्लस पी इनवर्स ई पी। तो ये डन हो गया है और कुछ नहीं करना है, अब हो गया। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन रॉन्ग। तो क्या क्या सही हो गया इसमें, ए बी डी। डन है, आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। देखिए क्या है, ये आप खुद निकालिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ और एक होमवर्क के तौर पर आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा, राइट। तो देखिए क्या है, और हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी लिख के बताइएगा, राइट। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, कोई M एक 3x3 मैट्रिक्स से ले लो भाई, M22, M23, M31, M32, M33, ये ले लिया हमने। अब उसने क्या बोला हुआ है कि इनका प्रोडक्ट करना है, तो यहां देखो उसने ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स M, राइट, और इससे मल्टीप्लाई लगाना है, बराबर किसके हैं ये, -1, 2, 3 के, ये राइट। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, देखो M मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये आप लिख सकते हो इतना, फिर M मैट्रिक्स, अब हमें कुछ नहीं करना है यहां पर, देखिए यहां ध्यान से, यहां पर उसने पूछा है द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, दैट मीन्स कि हमें डायगोनल एंट्रीज का सम निकालना है बस। मैं नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो डायगोनल एंट्रीज आपको मिल जाएगा बस इजीली, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, M11, M22, M33, इसको आप आराम से कमेंट बॉक्स में बता दें आंसर इसका। क्लियर। इसके अलावा आंसर बताने के अलावा टेलीग्राम चैनल भी देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल सर अनअकैडमी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, राइट। आ जाओ, यहां देखो लेट M एंड एंड बी 2 3x3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने पहले ही बोल दिया है कि वो नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये बात पहले से आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होता है, लेकिन उसने पहले बोला हुआ है कि M और N नॉन सिंगुलर है, मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब मॉड M इज नॉट इक्वल टू 0, M इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा क्या है, मॉड N इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन N इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, भले चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो इस बात पे दिमाग में नहीं जाना है, ऑड ऑर्डर पे। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। उसने बोला हुआ है 3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट Mn इक्वल टू Nm। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्लास में बताता हूँ लीनियर अलजेब्रा की, Mn इक्वल टू Nm का मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि वो जो है मैट्रिक्स क्या बनाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा एक तो। दूसरी बात, सिमेट्रीज उसकी कंबाइन हो सकती हैं, हमने बताया हुआ है। Mn बराबर किसके हैं, Nm के हैं। आ जाओ समझते हैं भाई ये क्या है, ये गणित इसकी गणित जानते हैं। आ जाओ, तो क्या पूछा है, देखो उसने पूछा है M स्क्वायर N स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, M स्क्वायर N स्क्वायर, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है।
एम टी एन का इन्वर्स, यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी जिससे कि आपके दिमाग में भी प्रॉपर्टी का डर निकलेगा और थ्योरी का ये डर। एक थ्योरी का डर आजकल घूम रहे होंगे। नेगेटिव मेंटालिटी के लोग। इज इक्वल टू, यही पूछा है। चलो आ जाओ। तो यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है क्या है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया है एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, माइनस एन स्क्वायर है, एम एन। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है क्वेश्चन में कि एम एन जो है एन एम के बराबर है, ये भी दिया गया। और क्या दिया गया है कि एम और एन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। वो कैसे मैट्रिक्स हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम एंड एन आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स हैं? स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो कंडीशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की? एम ट्रांसपोज माइनस एम, एन ट्रांसपोज माइनस एन। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, वरना नहीं निकाल पाओगे। और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, हम उन्हीं का यूज़ करेंगे और हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है और कहाँ लगाना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो इन दोनों में हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कैसे? इसमें इन्वर्स की लगानी पड़ेगी और इसमें ट्रांसपोज की लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। हमने क्या करना है बेटा, यहाँ देखो ए बी का इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे लगेगा रिवर्सल लॉ। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है तो कैसा हो जाएगा? 5 4 3 2 1 हो जाएगा, राइट। हमने जस्ट रिवर्स कर देंगे हम ऑर्डर को। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा हो जाएगा। और ये क्या है? ए बी का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, ये हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। तो आ जाओ, चलो देखो यहाँ पे तो एक एक बात को ध्यान से देखना, डोंट कंफ्यूज। तो यहाँ देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यही आया एम स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे ब्रेक करो तो ये वाला मैट्रिक्स बी है। यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से, बोर्ड की तरफ ध्यान से समझना। ये मैट्रिक्स बी है तो ये कितना हो जाएगा? एन इनवर्स आ गया। और ये क्या हो गया? एम ट्रांसपोज का इनवर्स। यही मिला। मल्टीप्लाई, अब ए बी का ट्रांसपोज है तो यहां ध्यान से देखो, मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल करूंगा। यहां देखो ये लगाना है, तो यहां आ गया एन इनवर्स का ट्रांसपोज और एम का ट्रांसपोज, ये मिल गया हमें। देखो क्लियर है। अब यहां देखो, अब यहां पे भी प्रॉपर्टी लगेगी। कैसी? यहां देखो मैं यहीं लिख देता हूं, ये वाली याद है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता था? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। समझ गए? तो यहां पे लगा दो अब एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन इनवर्स। अब ये क्या हो गया? यहां देखो एम ट्रांसपोज, एम ट्रांसपोज की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस एम, अभी ही रख देते हैं। ये आ गया, क्लियर। अब यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, तो यहां पे लगा देते हैं। ये आ गया एन ट्रांसपोज का इनवर्स, क्लियर। और एम ट्रांसपोज की जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस एम। ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। अब यहां पे देखो एक एक्सप्रेशन और यहां पे हमें ले जाना पड़ेगा। अब यहां देखो ये क्या बना? एम स्क्वायर एन स्क्वायर, राइट। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया। एन इनवर्स, क्लियर। एम इनवर्स, यहां पे अब एन ट्रांसपोज की जगह माइनस एन आ जाएगा। ये आ गया, एम आ गया,
क्लियर। तो अब यहाँ क्या मिला, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्लियर। और ये माइनस यहाँ आ गया, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एम एन का इनवर्स, ये आ रहा है एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है देखो, हमारे पास क्या आ गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्लियर। ये हटा दो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से एन इनवर्स है, एन इनवर्स है और एक माइनस, ये सब हटा दो, कितना आ गया आंसर, माइनस एम स्क्वायर। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और नहीं बताई है, देखो, तो हम यहाँ पे इसलिए हम कर दे रहे हैं बिकॉज मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों इन्वर्टिबल है ये सब बताया हुआ है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, अगर बहुत डीप में पढ़ा होता तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स तभी कम्यूटेटिव हो सकती है जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, राइट। तो इसका मतलब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें यहाँ से कि ये जो कंडीशन दी गई है, इसमें पहले आंसर देख लेते हैं, माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक जो कंडीशन दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एम एन इक्वल टू एन एम, हम इसीलिए ये सब एक दूसरे से कट कर पा रहे हैं सब कुछ, क्यों, दैट बिकॉज ऑफ द ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, और ये प्रॉपर्टी होल्ड तभी करती है जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, और मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल हो सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सिमेट्रीज कंपोजिट सिमेट्रीज जो है ना कंबाइन होके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही हैं कि एम एन अगर एन एम के बराबर है तो मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होगा, और मैट्रिक्स ए अगर इन्वर्टिबल होगा तो ये कंफर्म हो गया उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन उठाएं और उल्टा सीधा आंसर निकाल आएँ, बट यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही सही ढंग से आईआईटी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मैट्रिक्स के इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन क्या है। अगर आप बहुत डीप में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की कंबाइनिंग जो सिमेट्रीज होती हैं, सिमेट्रीज का मतलब ये हुआ कि उनके पास जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन दो तरह की सिमेट्रीज हैं, उन दोनों सिमेट्रीज में अगर हम कंबाइंड करके देखें, कंबाइंड का मतलब रोटेशन इनटू रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंट टू द रिफ्लेक्शन इनटू रोटेशन, अगर ये दोनों बराबर हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल है। और मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल कब होगी, ये भी पता कैसे लगाएंगे हम, कि जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो वेरी क्रूशियल पॉइंट, कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपको कि एम एन एन एम ये रूल तभी फॉलो होगा जब मैट्रिक्स, जब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम और एन आर नॉट 0। और जिसको समझना हो तो हमें जो है ना टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, जिसको बहुत डिटेलिंग समझनी हो, ठीक है। फालतू की बकवास कमेंट में करने से बेहतर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। और देख लेते हैं, चलिए अब एक और एमएसक्यू देखते हैं, और इससे हमें और आइडिया लगेगा बेसिकली कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। अभी कम से कम लगभग हमारे पास 3 एमएसक्यू और हैं जिनको देखेंगे, और हम बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिकली प्रॉपर्टीज़ कहाँ लगानी है। तो लेक्चर नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, एम एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट,
और m ना होके ये आई थिंक एडजॉइंट m गिवन है आई थिंक, एक सेकंड जस्ट, आई थिंक एडजॉइंट m गिवन है, अभी बता देते हैं। ये एडजॉइंट m गिवन है, दिस इज द एडजॉइंट m। चलिए देखिए अब क्या पूछा गया है, यहाँ समझते हैं अब थोड़ा सा। एक m मैट्रिक्स एक एडजॉइंट m मैट्रिक्स है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा मुझे बताना भी नहीं है ज़्यादा, कुछ ऑप्शंस हम बताएंगे आपको बिकॉज दिस इज़ अ MSQ। तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी समझेंगे यहाँ कैसे, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ देखो a प्लस बी इक्विवेलेंट टू 3, इसका मतलब ये हुआ a और b की वैल्यू का जो सम है वो 3 के बराबर है। तो ये सम 3 के बराबर कैसे मिलेगा, ये सम 3 के बराबर करने के लिए हमें एडजॉइंट m और m जो दिया गया है उसको कंपेयर कराना पड़ेगा, तब जाके a और b निकलेगा। तो मैं कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं 0 0, यहाँ देखिए 1a 1 2 3 3b1 और एडजॉइंट m क्या दिया है। अगर इन दोनों को एडजॉइंट m कर दें, इसका एडजॉइंट m निकाल लेते हैं तो आंसर में मिल जाएगा हमें। तो मैं अभी कर देता हूँ -1 1 8 - 6 2 8 -6 2, फिर क्या दिया है -5 3 -1 -5 3 -1। जस्ट एक बार हम और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। सीधी सी बात है कि a प्लस बी का सम हमें 3 चाहिए, तो हमें इसका मतलब a और b अननोन है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो बड़ा सिंपल है निकालना है, इसका एडजॉइंट m निकाल लेते हैं, राइट। इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट m। इसका जैसे ही एडजॉइंट m निकालोगे एंड देन कंपेयर, तो a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। a और b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, a 2 आ जाएगा, b 1 आ जाएगा, a 2 आएगा, b 1 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी इक्विवेलेंट टू 3, दैट्स मीन्स a इज ट्रू। a ट्रू है, ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। एक प्रॉपर्टी और चेक कर लेते हैं जो कि बहुत आसान है। क्या है, m कोई मैट्रिक्स है, तो चलो a और b निकल आया है। तो m देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ये पहला देख लिया है, फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। m क्या है, ये है, तो 0 1, a कितना आया 2 1 2 3 3 1 1, ये आ गया m है ये। अब आगे क्या दिया गया है, देखो आगे दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर 1 2 3, ये दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनानी है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर 3 इक्वेशंस आएंगी एंड 3 अननोन्स आएंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या आएगा, अल्फ़ा 1 बीटा -1 और गामा 3, 1 -1 और 3। तो अब देखो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखो वहाँ पे क्या पूछा गया है। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। देखो कैसे, यहाँ पर वैल्यू रख दो 1 -1, क्लियर, ये 2 है, सॉरी। एक सेकंड +3, एक सेकंड इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, रुक जाइए। अल्फा बीटा गामा क्या है,
एक सेकंड, 1 है। गामा की भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसको कर लेना आराम से। तो ये ऑप्शन ट्रू है, क्लियर है। तो गामा की वैल्यू यहाँ 1 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो ये आ रहा है। इसको कैसे निकालना है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, आप करते चले जाओ। बीटा प्लस 2 गामा इक्विवेलेंट टू 1, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्विवेलेंट टू 2, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, नहीं सॉरी, बीटा प्लस गामा इक्विवेलेंट टू 3। ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ईजिली निकल आएगा आपके लिए। ऐसा कोई भी चैलेंजिंग वर्क नहीं है। अगर चैलेंजिंग वर्क आता है तो आप टेलीग्राम पे हमें बता दीजिएगा, आप पहुंच जाएंगे, हम तक ढूंढ लेंगे आराम से, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आएगी, बीटा की वैल्यू -1 आएगी और गामा की वैल्यू 1 आएगी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इक्विवेलेंट टू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आसान थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं था। हम ये दोनों चेक करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। तो पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 81। ये देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब ये निकालना है ना, देखो यार बड़ा आसान है, बताया हुआ है। क्या, जब भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो वो क्या है, देखो एडजॉइंट m किसके बराबर है, मॉड m n-1 के बराबर। और हमने ये आपको कई बार बता चुके हैं, कई बार यहाँ पे समझा चुके हैं कि हमेशा जब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बीच में बात हो तो ऐसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने ये बात आपको कई बार बताई हुई है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगा देते हैं प्रॉपर्टी। तो ये आ गया मॉड m स्क्वायर। n क्या है, n इज़ अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। m कैसा है, अगर हम देखें तो 3x3 है। तो यहाँ पे देखो 3x3 है, तो यहाँ कितना आ गया, 3 - 1, तो कितना आया, मॉड m स्क्वायर है 2, ये आ गया, राइट। मतलब मॉड m की पावर 4 ना। अब मॉड m निकालना पड़ेगा हमें। तो मॉड m कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, ये है हमारा, इससे निकाल देते हैं मॉड m। तो चलो आ जाओ, यहाँ देखो, यही निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट m क्या आ रहा है, ये 0 हो गया, ये वाला ले लो 1, क्या है 1 - 9, राइट, प्लस 2, और यहाँ माइनस लगा दो। तो ये आ गया 1 - 6, तो यहाँ आ गया -8 आ गया, प्लस 2 -5, तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ m -2 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज अ -2, तो अब यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना है 16, जबकि दिया कितना है, देखो 81। तो ये रॉन्ग हो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें भी मैनिपुलेशन है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या बोला है, एडजॉइंट m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट m इनवर्स इक्विवेलेंट टू द -m। देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। तो एडजॉइंट m का इनवर्स, एडजॉइंट m इनवर्स इक्विवेलेंट टू -m। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो तो कैसे मिलेगा, एडजॉइंट m का इनवर्स और डिटर्मिनेंट हमें पता है, हमें सिर्फ क्या पता है, डिटर्मिनेंट, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ -2, ये हमें पता है। इसके अलावा हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो हमें ये कंफर्म हो गया है, ये दिमाग हमारा क्लिक कर रहा है कि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के बीच में एक प्रॉपर्टी बन सकती है। वो क्या है, वो प्रॉपर्टी बड़ा आसान है, देखो कैसे, और इनवर्स भी है। तो देखो यहाँ डिटर्मिनेंट भी है पता, प्लस इनवर्स यहाँ पे है, इसके अलावा एडजॉइंट भी है। तो फार्मूला एक ही बनता है, कौन सा, यही है, देखो यही बनेगा ना फार्मूला। इसके अलावा कोई फार्मूला बन रहा है क्या, और नहीं बन रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे जब फार्मूला नहीं बन रहा है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हमें एडजॉइंट m का इन्वर्स चाहिए। तो अब यहाँ देखो
एडजॉइंट एम का इनवर्स तभी मिलेगा जब टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। तो चलो ले लेते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं या इन्वर्स ले लेते हैं, वो भी चलेगा, एक ही बात है। तो इन्वर्स ले लो यहाँ पूरे का। तो यहाँ कितना आ गया देखो, m इन्वर्स, ये m बन गया। यहाँ क्या आया, एडजॉइंट m का इन्वर्स, ये आ गया। और ये यहाँ पे किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। इतना बात समझ में आया, क्लियर? इसके मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी, 1 अपॉन मॉड m किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ देखो, कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अब यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, m अपॉन मॉड m, राइट, इक्विवेलेंट टू द एडजॉइंट m का इनवर्स। ये हो गई हमारी लॉजिकल चीज़, ये हमने निकाल लिया मैनिपुलेशन के थ्रू। कैसे निकाला, हमें ये बात पता था कि कोई मैट्रिक्स अगर उसका एडजॉइंट गिवन है, दोबारा देखो एक बार और, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देखो, एडजॉइंट m का इनवर्स, ये तो कंफर्म है ये इसके बराबर होता है, ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें ये कैसे निकालें, एडजॉइंट m का इनवर्स या एडजॉइंट m इनवर्स। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, क्योंकि हमारे पास क्या लॉजिक अवेलेबल है, हमारे पास एडजॉइंट a बाई मॉड a ये किसके बराबर है, m इनवर्स के बराबर है, ये हमें पता है। और हमारे पास मॉड m अवेलेबल है, तो मॉड m हेल्प करेगा हमें यहाँ पर ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ देखो क्या करा हमने, दोनों तरफ से इन्वर्स लगा दिया, दोनों तरफ से इन्वर्स लगा दूँ या m से मल्टीप्लाई कर दूँ, m से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी एक ही बात है। तो हमने इन्वर्स लगाया, तो हम ये क्या आ गया, एडजॉइंट m का इन्वर्स, क्लियर, एडजॉइंट m का इन्वर्स आ गया। और ये 1 अपॉन मॉड m का इन्वर्स लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये m आ गया, तो कितना मिला, एडजॉइंट m का इनवर्स बोल लो या एडजॉइंट m इनवर्स बोल लो, वो m बाई मॉड m के बराबर आ रहा है, m बाई मॉड m के बराबर आ रहा है। दैट्स मीन्स इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे अब हम पुट कर सकते हैं। तो चलो आओ पुट करते हैं, देखो तो ये पुट करो, यहाँ पे क्या मिला, m बाई मॉड m प्लस m बाई मॉड m, ये दोनों आ गए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये कंफर्म हो गया है कि एडजॉइंट m का इन्वर्स बराबर क्या है, m बाई मॉड m है। और ये हमने पुट कर दिया यहाँ, जैसे ही हमने पुट किया तो यहाँ क्या आ गया, 2m बाई मॉड m, और मॉड m की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ से कितना निकल आया, -m। इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा ऑप्शन है वो भी ट्रू है, राइट। तो अब एक बार दोबारा से देखेंगे पूरे क्वेश्चन को, इज द ऑल्सो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ए बी डी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा एक बार दोबारा से रिकॉल करूँगा, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एडजॉइंट m दिया और m दिया है, जहाँ पर a और b का सम पूछा है, पहला ऑप्शन वेरीफाई करना था। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए कैसे कर लिया, क्या करा, a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकल आई, a 2 आया b 1 आया। जब a 2 आ गया और b 1 आ गया तो हमने क्या किया, फिर हमने चौथा ऑप्शन चेक किया। चौथा ऑप्शन में हमने क्या किया, a और b की हमने वैल्यू रख दी है, अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू -1 आ गई, गामा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका भी सम जो है अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, दैट्स इक्विवेलेंट टू द 3, ये भी हमारा वैलिड ट्रुथ आ गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m स्क्वायर इक्विवेलेंट टू द 81, दैट्स मीन्स कि मॉड m की पावर कितना आ गया, n-1। तो हमने यहाँ पे लगाया मॉड के अंदर m स्क्वायर रखा हुआ है और यहाँ पे आ गया 3-1, दैट्स मीन्स मॉड m की पावर 4, एंड दैट्स मीन्स मॉड m की पावर 4। ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे मॉड m की वैल्यू -2 है, इसका मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, राइट। इसके ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि एडजॉइंट m का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट m का होल इन्वर्स इक्विवेलेंट टू द -m। तो हमने क्या किया, m इन्वर्स इक्विवेलेंट टू द एडजॉइंट m बाई
मॉड एम होता है, इसमें टेकिंग इन्वर्स ले लिया तो हमें एक आइडेंटिटी मिल गई और हमने ये देख लिया कि एडजॉइंट एम का इन्वर्स या एडजॉइंट एम इन्वर्स इक्विवेलेंट टू द एम बाई मॉड एम होता है। तो ये आ गया 2m बाई मॉड एम की हमने वैल्यू रख दी और हमें मिल गया -m। तो हमें ये पता चल गया कि सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, राइट। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। दिस इज MSQ। और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें डीए के जितने भी 2024 एंड 25 एंड 26 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इससे रिलेटेड जो आ सकते हैं क्वेश्चन, राइट, उनको हम तीनों को एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डीए का जो प्रीवियस ईयर है जितना भी 2024 और 25 में आया हुआ है जो कि बेसिक से रिलेटेड है, वो डीए 24 और 25 का हम इसमें लीनियर अलजेब्रा 4 में हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं और आपको लगेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे कि जो डीए में आए हुए क्वेश्चन है वो टफ है। तो यहाँ देखो कोई एक मैट्रिक्स, सॉरी एक पी एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ देखो पी एक मैट्रिक्स गिवन है क्या, यहाँ देखते हैं 3 -1 -2 2 0 A। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 3 -5 0 ये दिया गया है। आ जाओ अब क्या है, वेयर A बिलोंग्स टू द R, सपोज Q इक्विवेलेंट टू द QIJ। is a matrix such that PQ equivalent to the KI। यहां देखो PQ किसके इक्विवेलेंट है, KI के इक्विवेलेंट है। फिर क्या बोला गया, I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, Q23 -K/8 एंड डिटर्मिनेंट Q इक्विवेलेंट टू द K²/2। तो रिलेशनशिप दिए गए हैं 4, इनके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन A B C D इज MSQ, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है, बट लेंदी है थोड़ा सा। देखते हैं कैसे। एक P मैट्रिक्स गिवन है और PQ इक्विवेलेंट टू द I दिया गया है। ये दिया गया है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल करके हमें Q निकालना पड़ेगा। तो Q कैसे मिलेगा, हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। क्या, Q बराबर आ जाएगा, देखो क्या आ गया, K P इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड P इंटू K बराबर Q, ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें एडजॉइंट P निकालना होगा। और कौन सा एडजॉइंट P का कौन सा मटेरियल निकालना होगा, यहाँ पे देखो Q23 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा आप समझते हैं, आ जाओ। इसलिए निकालना होगा क्योंकि हमें A की और K की वैल्यू चाहिए, उनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट P का 2-3 पार्ट। तो यहाँ देखो हमने तुम्हें क्या बताया हुआ है, इसकी ट्रिक बताई हुई थी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चलो करते हैं, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट P क्या निकल के आने वाला है, यहाँ देखो एडजॉइंट P आ जाएगा -5 0 3 -5 0 A 2 0। सॉरी, पहले हम ये वाली रो लिखेंगे, 0 A 2 0 -5 0 3 -5 -1 -2 3 -5 0 A 2 0। यही आया। हमें चाहिए 2 3, हमें क्या चाहिए 2 3। 2 3 की जगह हम क्या निकाल लें, 3 2 निकाल लें, तो काम बन जाएगा हमारा। तो 3 2 देखो क्या आएगा, आ जाओ देखो 3 2, ये हो गया 3 2। देखो दिस
हमने बताया है ना, तो ये एडजॉइंट मिल जाएगा क्या, -4 -3 है, ये एलिमेंट आ गया Q23। तो ये यहाँ पर रख देते हैं, -4 ये आ गया डिवाइड। अब बोला गया है, उसने पूछा है कि मॉड क्या निकालना है, पी निकालना है। तो मॉड पी कैसे मिलेगा, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मेरे पास नोट है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग को लिख देते हैं, मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट पी आएगा 12a + 20। तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, 12a + 20। तो ये भी यहाँ पर रख दिया, आ गया इंटू के। और के Q23 वैल्यू दी गई है, देखो Q23 की वैल्यू दी गई है, मतलब एडजॉइंट का जो 23 है एलिमेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, -k/8। अब ये यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो k/8 माइनस हटा दो, यहाँ से देखो a मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 12a + 20, 4 + 8 32, निकाल देता हूँ, +24a। तो -12a, a बराबर आई थिंक -1 आ जाएगा। a कितना आ रहा है, -1। तो ये ऑप्शन गलत है, जबकि a क्या दिया गया है, 0। अब a तो हमने निकाल लिया, अब दूसरी कंडीशन भी देखो इस क्वेश्चन में दी गई है, देखो क्या ये दिया गया है दूसरा कंडीशन। तो आओ दूसरी कंडीशन यहीं देखते हैं, जिससे कि चेकिंग भी हो जाएगी यहीं। आ जाओ, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ Q, डिटर्मिनेंट ऑफ Q बराबर k²/2। तो चलो आ जाओ, तो यहाँ देखो क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q बराबर k²/2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q कैसे मिलेगा हमें, अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, तो देखो डिटर्मिनेंट Q कैसे निकालते हैं, ये क्या आइडिया है यहाँ पर, देखो तो एक आइडेंटिटी दी गई है, क्या, PQ इक्विवेलेंट टू द KI, ये दिया गया है। तो यहाँ देखो टेकिंग डिटर्मिनेंट, टेकिंग मॉड ले लेते हैं, मॉड P मॉड Q KI, तो इसका लगा दो k⁴n मॉड I, यही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q गिवन है, तो यहाँ पे देखो 12a + 20, यही आ गया, इंटू k²/2 बराबर k⁴n, तो 3 ऑर्डर है, राइट, तो k³ आ गया। a की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, 8, तो 4a² बराबर k³। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आई 4, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे -1। तो k की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई -1। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग था, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे -4 करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी ऑप्शन देखते हैं और डी देखते हैं। सी और डी एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट क्यू। तो यहां पे देखो कैसे लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी एडजॉइंट क्यू बराबर 2⁹9। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, देखो यहाँ P यही तो है, P एडजॉइंट Q बराबर 2⁹9, ये दिया गया। तो चलो यहाँ पर अब लगाते हैं, कैसे लगाएंगे।
तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऐसे कर लो पहले, ये प्रॉपर्टी हमने बताई है, दोनों मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट बताया हुआ है कई बार, n कितना 3, क्लियर, मॉड q का स्क्वायर इंटू मॉड p। अब मॉड q क्या था, मॉड q हमको गिवन है k स्क्वायर बाई 2, यही है, और यहां पे मॉड p हमें ऑलरेडी गिवन है 4 आ चुका है, यही तो था मॉड p, भूल गए, एट, मॉड p कितना है 8, क्लियर, तो यहां पर रख देते हैं 8, k की वैल्यू कितनी आई थी 4, k की वैल्यू 4 आई थी, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 8 64, 2 की पावर कितना आ रहा है 5 32 6, 2 की पावर 8 मिल रहा है, तो आई थिंक ये रॉन्ग है, क्लियर है, 2 की पावर 6, ओ सही तो है ये, राइट है 4 नहीं है, तो क्यूब है ना, ये क्या हो गया राइट हो गया, 2 की पावर 9, क्लियर, तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बार बार देखना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q एडजॉइंट P, टू की पावर 13 बोल रहा है, राइट, तो चलो देख लेते हैं, तो वही प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी, एडजॉइंट P एडजॉइंट Q, P का स्क्वायर Q, ये तो 64 है, हटा दो इसको, k स्क्वायर बाई 2, ये 8 का स्क्वायर, तो ये 64 है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 है, सही किया है, k की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 8, 2 की पावर 9, ये भी आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग है, एक सेकंड, आ गया, कहाँ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें A रॉन्ग है, B करेक्ट है, C करेक्ट है, D रॉन्ग है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, तो सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, बस ये ध्यान रखना था कि प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कैसे करना है, तो कुछ नहीं था, एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, डिटर्मिनेंट ए बी इक्विवेलेंट टू द डिटर्मिनेंट बी इनटू डिटर्मिनेंट ए, और एक प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ पी इक्विवेलेंट टू द मॉड पी इन की पावर n -1, तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया इसका सोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको देखो, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है, कैसे करना है ये हमने सब बताया हुआ है। देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, M और N, MSQ है, नहीं आएगा तो आप
लिखेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बता देंगे। कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या पूछा है, एन ट्रांसपोज एम एन इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एम इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऑप्शन में चेक कर देता हूँ, अगर आप बोलेंगे कैसे करना है। देखो इसमें बोला हुआ है कि एन ट्रांसपोज एम एन, चेक करो अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो एम सिमेट्रिक है। एन अगर ये सिमेट्रिक है तो एम सिमेट्रिक है और एन भी सिमेट्रिक है। समझो पहले प्रॉब्लम को। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो एम भी स्क्यू सिमेट्रिक है और एन भी स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो वो ये कह रहा है कि अगर एन ट्रांसपोज एम एन अगर सिमेट्रिक है तो एम सिमेट्रिक है। समझ में आया? तो हम वाइस वर्सा भी कर देते हैं। अगर एम सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, एन सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, एन अगर स्क्यू सिमेट्रिक है और एम भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो जब भी कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्वेश्चन आए तो ऑलवेज ट्रांसपोज करो, उसी से ही पता चल पाएगा। तो चलो आ जाओ, एन ट्रांसपोज एम एन, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लें, अगर एम सिमेट्रिक तो ये हुआ, एम स्क्यू सिमेट्रिक ये हुआ, एन स्क्यू सिमेट्रिक ये हुआ, एन स्क्यू सिमेट्रिक माइनस ये हुआ। देखो और लिखा है यहाँ एन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, एम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू है, अच्छा क्वेश्चन है, ये स्क्यू है। तो चलो चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। तो चेक करेंगे, एक ऑप्शन मैं चेक करूंगा, इसके बाद 3 ऑप्शनों को आपको चेक करना है और इसके आंसरों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ देखो कैसे चेक करें। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोज लेना है तो रिवर्सल लॉ लगेगा, एन ट्रांसपोज पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। आ गया? तो चलो अब कर लेते हैं। तो क्या मिला, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एन आ गया। चलो अब चेक करें। तो चेक करते हैं पहले एम इज सिमेट्रिक। तो एम इज सिमेट्रिक देखते हैं। और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एम सिमेट्रिक है, अगर एम सिमेट्रिक है तो एम ट्रांसपोज इक्विवेलेंट टू द एम, यही है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो एन ट्रांसपोज एम एन, देखो क्या ये मैट्रिक्स आ रहा है, देखो आ रहा है सेम, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। आगे आओ, अब चेक कर लेते हैं एन के लिए। तो यहां एन आ जाओ, क्या आ रहा है देखो, माइनस एन आ रहा है, देख लो ध्यान से, माइनस भी आ रहा है। इसका मतलब सॉरी वो करना है पहले, तो सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक तो आई गई, 100% आएगा। देखो आ रहा है सेम, तो ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर एम सिमेट्रिक है और एन सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर एम सिमेट्रिक है और एम स्क्यू सिमेट्रिक है और एन स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो चेक करते हैं, आ जाओ चेक इट, यहाँ पे करते हैं। देखो यही तो चेक करना है अब। तो चेक करो, यहाँ पे माइनस एन रख दो। अब स्क्यू चेक कर रहे हैं तो माइनस एन आ रहा है, देख लो स्क्यू भी है ये। अब यहां चेक कर दो, ये भी आ रहा है, देख लो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ देखते हैं, चेक करते हैं क्या पूछा है। इसमें यह पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग है, राइट। तो इसमें रॉन्ग वाले पता लगाने हैं, क्योंकि आर नॉट करेक्ट बोला है,
आर नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो करेक्ट हो गया, ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा। हमें तो नॉट करेक्ट पता लगाना है, अब दूसरा भी चेक करना है। क्या पूछा है, एम एन माइनस एन एम। अब देखो ये ऑप्शन तुम चेक करना, ये ऑप्शन तुम चेक करना, ये वाला मैं चेक कर देता हूं। एडजॉइंट एम, ये हमने प्रॉपर्टी लिखाई हुई है, याद करो। एडजॉइंट एम एन किसके बराबर होता है, रिवर्सल लॉ, एडजॉइंट एन इंटू एडजॉइंट एम, इसी के बराबर तो होगा। ये तुम चेक करना आप, दो ऑप्शन। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये कंफर्म हो गया है, राइट। चलो एक सी भी चेक मैं ही कर देता हूं लबे। तो सी क्या है, एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। आ जाओ, वो बोल रहा है कि एम एन इज सिमेट्रिक, एक ऑप्शन ही दे रहे हैं तुम्हें चेक करने को, इसको भी चेक कर लेते हैं। एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एम एंड एन, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एम एंड एन, ये पूछा गया है। अब देखो अगर ये बात पूछी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा क्लियर कट ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, कि बस चेक करना है एम एन को कि अगर एम सिमेट्रिक है एन सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा। तो चलो चेक करें, तो रिवर्सल लॉ लग गया, चेक करो। तो पहले एन चेक कर लेते हैं, एन इज सिमेट्रिक, तो एम सिमेट्रिक तो यही आ गया ना, देखो, और एन सिमेट्रिक तो ये हो गया, एम सिमेट्रिक तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है हमें, एन एम मिल रहा है, देखो मिल रहा है एन एम। बताओ करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, एम एन, ये तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, हो गया ऑर्डर चेंज। और अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स चेंज हो गई ना, क्योंकि उसने ये नहीं दिया है, देखो इन्वर्टिबल की कोई कंडीशन नहीं दी है कि एम एन और एन एम बराबर है, ऐसा उसने नहीं बोला हुआ है। अगर ऐसा बोलता वो कि एम एन और एन एम बराबर हैं तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती, और अगर इन्वर्टिबल होती तो ये हम रूल लगा सकते थे और हम कह सकते थे कि ये भाई सिमेट्रिक होती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब एन एम कैसी मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स नहीं आई जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी, यहाँ देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन क्या हुआ, नॉट करेक्ट। तो सी ऑप्शन तो एक तो सही है, ये गलत है, ये गलत है, और ये आपको चेक करना है, होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। क्लियर है, तो ये आप होमवर्क में चेक कर लें, कोई ऐसे परेशानी की कोई भी बात नहीं है। और आ जाते हैं और देख लेते हैं। ये और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको और हम देखेंगे, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें DA24 और 25 के जितने भी लीनियर अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबका सोल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा है, लेट एम बी आ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहे होंगे, समझ में आया। इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये कंफर्म हो जाता है। यहाँ देखो ये कम्यूटेटिव भी फॉलो करेंगे, इसके अलावा इनका डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। तो क्या पूछा है, एम इनवर्स इक्विवेलेंट टू द क्या है, adjoint of है, which one of the following statement is or are always true, that means is और are आ गया है तो इसका मतलब MSQ हो गया है। थोड़ा सा समझ लेते हैं अब क्या है। तो यहां देखो, याद करो एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी,
एडजॉइंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, याद करो, मॉड m की पावर n-1 का होल स्क्वायर। याद आया? ठीक है, तो चलो अब हम क्या करें, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें डिटर्मिनेंट से ही आएंगी। देखो इसमें भी हम एक ऑप्शन घर के लिए तुम्हें देंगे, ठीक है, देखो कैसे। तो ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, क्यों लगाई, क्योंकि हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ m पूछ रहा है वो, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी, जैसा पूछ रहा है वैसे ही लगा दिया हमने। तो हमने क्या करते हैं, अब इसमें टेकिंग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। आ गया, तो ये क्या बना, मॉड m की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो 3 ऑर्डर है, 3 - 1 2, कितना आ गया 4, मॉड m की पावर 4 बराबर, यहां प्रॉपर्टी लगा दी, ये 1/mod m आ गया, यही तो लगा दी। देखो यहां पे क्या लगाया हमने, ये वाली प्रॉपर्टी बताया ना इनवर्स में, याद आया, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दी, जो प्रॉपर्टी जिसकी पूछी है वही कर दी हमने। तो यहां देखो मॉड m की पावर 5 बराबर 1 आ गया। तो मॉड m बराबर कितना मिल गया, +-1। तो एक ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया, डिटर्मिनेंट m किसके बराबर है, 1 के बराबर आ गया, राइट। तो ये ऑप्शन ट्रू है हमारा, ये कंफर्म हो गया है। अब बात आती है किसकी, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ देखो, अब उसने बोला है निकालो m बराबर i, तो ये तो गलत है, रॉन्ग हो गया, ये तो हो गई नहीं, सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ से, राइट। आगे आ जाओ, m² बराबर i निकालना है, और एडजॉइंट m का होल स्क्वायर बराबर i निकालना है। तो m² बराबर i कैसे निकालेंगे अभी ये देखते हैं, और एडजॉइंट m का होल स्क्वायर बराबर i कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले अब देखते हैं m² बराबर i और एडजॉइंट m का होल स्क्वायर बराबर i। ये और देखने को रह गया है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे सामने ट्रू हो गई हैं, देखो कि m बराबर i के बराबर नहीं आएगा, ये इस ऑप्शन से पता चल गया है। डिटर्मिनेंट m 1 के बराबर आ गया है, ये भी हमें पता चल गया। ये दोनों चीज़ें तो पता चल गई हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन और रह गए हैं। अब हम इन दोनों ऑप्शंस को चेक करके ही पता लगा पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो इसने बोला है कि m² बराबर i, तो चलिए देखते हैं m² बराबर i कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कि m² बराबर i और एडजॉइंट m का स्क्वायर बराबर i कैसे करेंगे। यहां देखो क्या दिया गया है, m इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ m। तो अब याद करो, एडजॉइंट ऑफ m की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी, यहां याद करो, एडजॉइंट ऑफ m बराबर मॉड m की पावर n-2 इंटू m। याद आया? तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्लॉक में रख देते हैं यहाँ। तो चलो लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगा दो, मॉड m की पावर 3 - 2 सॉरी इंटू m। इसका यहाँ पे क्या आ गया, m इनवर्स। तो कितना आया यहाँ, मॉड m की पावर 1 इंटू m इनवर्स। कितना आ गया, m इनवर्स बराबर मॉड m इंटू m, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें करना है m² बराबर आइडेंटिटी प्रूफ। तो अब यहाँ पे मॉड m तो हमें गिवन है नहीं है, शायद हमको लगता है, आई थिंक मॉड m है, यस मॉड m 1 है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, m इनवर्स बराबर m है, तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो, m² बराबर आइडेंटिटी है, कर दो मल्टीप्लाई। देखो तो
कुछ ऐसा है नहीं, इफ़ यू यूज़ द आइडेंटिटी फ्रिक्वेंटली, अगर आप ये MSQ कर लोगे तो आई थिंक करना सीख जाओगे। मुझे नहीं लगता है कि ये MSQ ऐसे हैं इनमें सब कुछ यूज़ हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल MSQ हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम IIT JEE एडवांस में आया हुआ ये MSQ है। हमने सोचा कि यहाँ पे बच्चों को एक अच्छे क्वेश्चंस करा दिए जाएं, तो करा दिए गए हैं आपको, राइट। अगला क्या है, एडजॉइंट m का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। इसको देखते हैं। एडजॉइंट m का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, ये भी ट्रू है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो इजीली, मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी से करेंगे, हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एडजॉइंट m बराबर, याद है m इंटू एडजॉइंट m बराबर क्या होता है, मॉड m इंटू आई। ये प्रॉपर्टी हमने बताई हुई है और हमने ये बताया था ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसको कैलकुलेट करना, तो ये ट्रू होगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ 2 ऑप्शन, इसके अलावा ऑल आर डन। एडजॉइंट m बराबर, एडजॉइंट m का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, ये भी ट्रू है, राइट। तो ये भी ट्रूथ है आपके लिए। एक सेकेंड, ये भी सही है, B C D। तो सारे हमने करवा दिए हैं आपको, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा का ये मास्टर सेशन जो था 3rd, वो ख़त्म हुआ। अब आप जो है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको DA 2024, DA 2025 और CSE के जो यहाँ तक के सिलेबस के जो बेसिक सिलेबस है, जो 12th तक का जो बेसिक है, जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, वो सारे सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। और आप ये शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कॉलेजों में बच्चों तक पहुंचाइए, जितनी दूरी तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैंने अपना काम बखूबी से कर दिया है, जो हमें करना था हमने सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। जिन बच्चों को लाइव लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, राइट, वो लोग 3 o'clock को एक बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आके। लीनियर अलजेब्रा का और प्रोबेबिलिटी का भी एक बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। क्लियर है, अनअकैडमी प्लस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा और एक प्रोबेबिलिटी का बैच ऑलरेडी रनिंग में है। जो बच्चे लाइव एक्सपीरियंस पढ़ना चाहते हैं, जो पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं और पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो वो जाके ज्वाइन करें लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी का कोर्स। तो एक चल रहा है आपका लीनियर का और एक चल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है। और जिनको कोई डिस्काउंट अगर अवेल की ज़रूरत है, जो कि चाहते हैं कि इस समय पे डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो वो जाएं और DSAI का कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई करें और 10% का आपको शायद आई थिंक डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी का लाइव कोर्स। अब हम यहाँ पर आपको हमने सारी चीज़ें करा दी हैं, अब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम DA 24 और 25 के हम क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। क्लियर है। इसके अलावा जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो राहुल सर अनअकैडमी पर जाएं, ये है हमारा चैनल नेम, यहाँ पर जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा एक और मैं अपील करना चाहूँगा,
यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की लगभग 10 डीपीपी अपलोडेड हैं बेसिक्स की। वहाँ पे जाके बेसिक्स की डीपीपी अपलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाके उनके सॉल्यूशन अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल में मेरी प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ पर आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और बहुत सारे कम्युनिटी में जो बच्चे हैं उन्होंने उसके पीडीएफ भी अपलोड कर रखे हैं ड्राइव पर सॉल्यूशन के, तो वहाँ से जाके आप इनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, अब हम मिलेंगे लेक्चर 4 में, जहाँ पर हम देखेंगे DA24, DA25 और CSE के चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि बेसिकली 12वीं के सिलेबस को और गेट के 12th के सिलेबस, जो गेट में 12th का सिलेबस का थोड़ा सा वेटेज है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का बेसिक एप्लीकेशन, जो बेसिकली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड मैट्रिक्स हैं, जो बेसिकली तुम्हारा किस में आता है, जो 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो उनका प्रॉपर्टी बेस्ड ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं, तो वो हमने आपको करा दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं और इनके जो HW हमने दिए हुए हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को जितने दूरी तक आप पहुंचा सकें पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वो आपसे ये अपील करेगा कि इस कंटेंट को आप भी पढ़िए और लोगों में बांटने की कोशिश करिए। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।